उसमें हमने देखा कि क्या क्या माइथोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या धार्मिक विचारधारा है, और फिर बहुत सारी और बातों को हमने नदी के बारे में देखा था। और पिछली बार हमने देखा था लास्ट में कि कैसे नदियों का उद्गम स्थल, बड़ी बड़ी नदियां, सारी नदियों को हम नहीं देख सकते, पर जो मुख्य बड़ी बड़ी नदियां उनका जो उद्गम स्थल, जिसको सोर्स बोलते हैं, उसको हमने देखना शुरू किया था। तो हमने गंगा का देखा था, यमुना का देखा था, और फिर हम अब यमुना नदी पे, इस पे अमेजन नदी पे आते हैं, जो दुनिया की सबसे जबरदस्त नदी है ना। इसका जो एरिया है, संसार का सबसे बड़ा ड्रेनेज एरिया, इसको ड्रेनेज एरिया मतलब जो तराई, जहां पे इसकी जहां तक इसकी वहां तराई पहुंचती है, उसको ड्रेनेज एरिया बोलते हैं। जिस एरिया में ये पूरी फैली हुई है उसको ड्रेनेज एरिया बोल देते हैं। और ये इतना इसके अंदर ज्यादा पानी है कि सारी नदियां, अगर जो बाकी की इसके बाद की जो और बड़ी नदियां हैं, उन सबका पानी अगर हमें मिला दें, है ना, तो वो सारा मिला के भी अमेजन नदी से कम पड़ेगा। इतना ज्यादा पानी इस नदी में है? जो दुनिया की सारी नदियां हैं सबको जोड़ दें तो उसका एक पांचवा हिस्सा सिर्फ अमेजन नदी का है। इतना ज्यादा इसमें पानी है। तो इस नदी की हम बात कर रहे हैं। इसका अब हम देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे है ना। इसकी शुरुआत को देखेंगे तो इसको हम देखते हैं, इसके जो सबसे दूर का जो उद्गम स्थल का पता चला है। हाँ, ये इसका सबसे दूर जो उद्गम स्थल है, क्योंकि ये चारों तरफ फैली हुई है ना, पूरे नॉर्थ साउथ अफ्रीका में लगभग कई देशों में इसमें से ट्रिब्यूटरीज निकल के आती हैं। तो जो सबसे दूर वाली ट्रिब्यूटरी है उसको हम नापते हैं, जहां से शुरुआत हुई है इस नदी की, तो उसको हम मानते हैं इसका उद्गम स्थल, जो सबसे दूर वाला है। तो ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, ये जो पेरू का जो पीक है, उसका नाम है नवादो मिस्मी। नवादो मिस्मी याद रखने की जगह चीज है कि आपसे कोई पूछे कि भाई अमेजन नदी जो इतनी बड़ी नदी है वो कहाँ से शुरू होती है, तो इस पहाड़ का नाम है नवेदो मिस्मी पहाड़ से, जो पेरू में एक पहाड़ है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। और पूरा बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है। और इसको आप, इसकी जो शुरुआत है बहुत ही हम्बल शुरुआत है। यही मैं दिखाना चाह रहा हूं कि जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनकी शुरुआत कितनी हल्की सी है। महसूस भी नहीं होता कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। अब जैसे ये अमेजन नदी जो सारी दुनिया की नदी का पांचवा हिस्सा पानी अकेले रखती है, उसकी शुरुआत कैसे होती है हम इसको देखते हैं जरा सा। थोड़ा मैं आगे बढ़ा देता हूं ताकि हम इसको देख सकें। तो मेरे ख्याल आवाज आ रही कि नहीं आ रही, एक सेकंड रुकिए। FM radio mode, क्षमा कीजिए, एक मिनट। Bluetooth mode, aux in mode. तो इसमें आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, खैर मैं बता देता हूँ कि ये जो देखिए, ये एकदम एंड जो पेरू के जो ऊपर पहाड़ी इलाका है, वहां के ये सीन है, वहां के गांव का सीन है। और यहाँ पे ये ग्रीन प्लांट यहाँ पे उगता है, येरेता नाम का, जो बहुत स्लो उगता है, 1.5 सेंटीमीटर एक साल में बढ़ता है, बहुत धीरे से बढ़ता है, एक तरह से काई की तरह से है। वहां के लोग इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो मैं आपको मेन दिखाता हूँ, ये जो ऊंचा पहाड़ जो दूर दिखाई दे रहा है, यहां से इस महान नदी की शुरुआत होती है ना। और आगे चलते हैं। यहाँ पे वेलेचा नाम का ये सबसे बड़ा चूहा मिलता है। देखिए ये नदी की शुरुआत है, ये अमेजन नदी की शुरुआत है। और ये शुरुआत कहाँ से होती है जरा देखिए, पहाड़ों के ऊपर से बिल्कुल हल्का हल्का पानी बह के नीचे आता है। और ये जरा सा जो दिख रहा है ना आपको, ये अमेजन नदी की शुरुआत है। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्रॉस लगा रखी है। इस पहाड़ के ऊपर से बर्फ का पानी पिघल पिघल के जो थोड़ा सा आता है, ये बर्थ प्लेस माना गया है अमेजन नदी का। देखिए ये जो जरा सा आपको पानी की नलके जैसा पानी गिर रहा है ना, जैसे नलके में से पानी निकलता हो, इस पहाड़ के अंदर से, ऊपर से पहाड़ से पिघल के बर्फ पानी नीचे आ रहा है। और ये शुरुआत है अमेजन नदी की। तो आपको मैं, एक बहुत ही दुर्गम स्थान है, यहाँ पहुंचना बड़ा मुश्किल है, ऑक्सीजन की बड़ी कमी है, बहुत हाइट पे है, और वहां से इस नदी की शुरुआत है। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ अमेजन नदी की शुरुआत, है ना, बहुत अद्भुत है।
खैर, आगे चलते हैं। और ये जो अमेजन नदी जब आगे चलती है तो इसके बाद की दुनिया की जो बाकी 7 नदियां हैं, उन सबको भी अगर हम जोड़ देते हैं, उन सबके पानी, अब आप सोचते हैं गंगा नदी कितनी बड़ी बड़ी है, ब्रह्मपुत्र है जो हमारे देश में ही है, उसके अलावा दुनिया में और बड़ी बड़ी, जैसे हमने जैंगती नदी चाइना में देखी, कॉन्गो नदी अफ्रीका में है, वोल्गो नदी, वोल्गा नदी जो रशिया में है, यूरोप में है, फिर और भी इस तरह से राइन नदी, सारी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, अगर वो नेक्स्ट 7 नदियों को हम एक साथ कर देते हैं तो ये फिर भी उनसे बड़ी बनती है। अपने सबसे, जब ये चौड़ेपन में होती है, जब सबसे चौड़ी जगह पे चल रही होती है, तो आप इसका आप लगा लीजिए 11 किलोमीटर चौड़ी नदी है, भर के चल रही है पानी से 11 किलोमीटर। तो इसमें कितना पानी होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सबसे, दुनिया की सबसे ज्यादा पानी लेके चलने वाली नदी अमेजन नदी है। ठीक है, अगर देखिए, अब मैंने इसके अलावा लगाया कॉन्गो नदी, गंगा, ब्रह्मा, ओरनाको, ये सारी नदियां, जांगती नदी, इनका जो ड्रेनेज है, या देखिए 41,000 38,000, पर जो अमेजन नदी है इसका ड्रेनेज 2 लाख से भी ऊपर है। 2 लाख मीटर क्यूबिक मीटर पर सेकंड, इतना पानी एक सेकंड में वहां से निकल जाता है। 2 लाख मैट्रिक्स क्यूब है ना, पानी इतने वहां से चला जाता है। तो ये इतना जबरदस्त पानी इसका है। अब इस नदी का जो है, इस नदी में और नील नदी में बड़ा एक कंपटीशन चलता है ना। साउथ अमेरिका वाले बोलते हैं भैया हमारी अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, इसका रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। नील नदी वाले, अफ्रीका वाले बोलते हैं नहीं, हमारे कॉन्टिनेंट की जो नील नदी है वो सबसे लंबी है। तो ये कंपटीशन थोड़ा कभी ये आगे कभी वो आगे, पर ये माना गया है कि लंबाई में नील नदी अमेजन नदी से ज्यादा है ना। जैसे अमेजन नदी की लंबाई 6,800 किलोमीटर बताई गई है, पर नील नदी की लंबाई 6,690 किलोमीटर है। तो यानी दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी हो गई, सबसे चौड़ी और सबसे ज्यादा पानी लेकर चलने वाली नदी अमेजन हो गई। ये आपको ध्यान में बैठा के रखना है। और ये देखिए, ये इसकी लंबाई है करीब 4,000 मील की है, दुनिया की सेकंड लंबी नदी है। तो फर्स्ट नंबर हो गई नील नदी। ये देखिए कितना घूम के घाम के पूरे अमेजन को घेर के चलती है, अमेजन जंगल को लेके चलती है। आगे चलते हैं। अब जब ये पानी, देखिए अब यहाँ आपको आपको बड़ा फर्क दिख रहा होगा, ये अमेजन नदी का पानी है मटमैला सा जो आ रहा है, और ये अटलांटिक सागर है ना, अटलांटिक सागर का पानी है। ये थोड़ा कालेपन में है और ये थोड़ा सफेद है, ये यहाँ आके मिलता है ना। ये माना गया कि दुनिया की जितनी भी फ्रेश वाटर, मतलब मीठा पानी जो है, उसका जितना भी आता है उसका 1/5 पानी ये अमेजन नदी मीठा पानी लेके समुद्र में जाती है। यानी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब जो मीठा पानी हमारे जाके यमुना का समुद्र में, बे ऑफ बंगाल में मिल रहा है, उसको छोड़िए, आप जितना भी पानी फ्रेश वाटर, सारी नदियों का फ्रेश वाटर मिला लीजिए, उसका 1/5वां हिस्सा सिर्फ अमेजन नदी है, नदी का मीठा पानी है जो कि समुद्र में मिलता है जाके। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त नदी है। और आप इसका, मैं बेसन आपको बता रहा था, देखिए ये करीब 25 लाख मील स्क्वायर मील है, 25 लाख स्क्वायर मील का एरिया है जो कि इसका बेसिन बनता है। बेसिन मतलब इसकी तराई का एरिया बनता है। और इसमें कितने देश आगे देखिए, यहाँ पे आपको इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, ब्राजील है, बोलीविया, ये सारे देश इसके इसके तराई के एरिया में आ जाते हैं। ये बहुत, दुनिया की बहुत बड़ी नदी। और एक बड़ा मजेदार फैक्ट मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि अभी आपको दिख रहा है कि अमेजन नदी इधर से इधर को, इधर सॉरी, इधर से यहाँ तो शुरुआत होती है, देखिए यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, और यहाँ से ये दुनिया की और नदियों में मिलके मिलके ये इस साइड में अटलांटिक में जाके गिर जाती है। ठीक है पर आज से करीब 65 मिलियन साल पहले ये इधर को नहीं, ये इधर को नहीं गिरती थी, ये इस तरफ को गिरती थी, पैसिफिक ओशन में गिरती थी। अब ये इधर को जाती है, अब ये पहले ये इस तरफ को जाती थी। तो 60 मिलियन साल पहले ये नदी का स्रोत इधर था। उससे पहले हुआ क्या कि ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला थी, ये उस समय नहीं थी। तो ये नदी जो है इधर से बह के इधर को चली जाती थी। और हुआ क्या, करीब 10 करोड़ साल पहले ये जो है ना, ये करीब 10 करोड़ साल के बाद तो ये क्या पहले इधर गिरती थी, पर 65 मिलियन साल के बाद ये जो पहाड़ थे ये धीरे धीरे उठना शुरू हो गए टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। मैंने आपको बताया था पहाड़ कैसे बनते हैं, कोई वॉल्केनो से बनता है,
कुछ सेडिमेंटेशन से बनता है, कुछ दो प्लेट आपस में टकराती हैं ऐसे और वो ऐसे उठ जाती हैं, है ना। तो ये जो है ये एंडीज पर्वत जो है ऐसे बना, और ये पर्वत बनने की वजह से नदी का फ्लो इधर को पैसिफिक की तरफ को बंद हो गया, इधर जाना बंद हो गया, और ये इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, अब ये अटलांटिक पे जाने लगी। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी, एक मेरे ख्याल नई खबर होगी कि किसी जमाने में अमेजन नदी का फ्लो राइट को नहीं, ईस्ट को नहीं, वेस्ट को होता था, है। ये एक नई बात है। और इसमें एक और इसके अंदर एक बड़ी खास नदी मिलती है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है ना, उसका नाम है शाने तिम्पिस्का, है, तिम्पिस्का नाम है इस नदी का। ये बॉइलिंग वाटर है। आप कहेंगे नदी हमारे यहाँ भी है, वो है, पर हमारे यहाँ नदी नहीं है उबलने वाली, हमारे यहाँ तालाब हैं कई, है ना, जैसे सूरज कुंड है, फिर हम कई गुरु वहां पर जाते हैं, कई मनाली में है, और कई जगह पे ऐसे नीचे से गर्म पानी निकलता है, क्योंकि वहां पे कई जगह तो सल्फर वाटर मिल जाता है, कई जगह टेक्टोनिक प्लेट्स या वॉल्केनिक प्लेट की वजह से वहां पे वॉल्केनो का पानी जो है, गर्म पानी वो वॉल्केनो से टच होके उबलने लगता है। तो ये यहाँ पे ये जो नदी है, ये भी ऐसे ही वॉल्केनिक उसकी वजह से गर्म होती है। पर यहाँ के लोग जो थे ना, पुराने आदिवासी, जंगल के अंदर ये नदी है, वहाँ आदिवासी लोग रहते थे, वो ये सोचते थे कि सूरज देवता इसको गर्म करता है ना। पर ये बाद में, अब इसका पानी होता कितना है, 45 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी अगर आपने इसमें हाथ डाल दिया तो आप जल जाएंगे, बहुत गर्म पानी है। और ये अमेजन की एक बहुत बड़ी नदी है, इसको ला बोम्बा भी बोलते हैं, ला बोम्बा भी बोल देते हैं, या इसका दूसरा नाम शाने तिम्पिस्का भी बोलते हैं वहां के आदिवासी लैंग्वेज में। और ये जियोथर्मल एक्टिविटीज, वही जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज है, उसकी वजह से बनती है। आपको मैं इसका वीडियो दिखाता हूँ, उम्मीद है शायद इस बार आवाज आ जाए। Never really dwelled मैं on थोड़ा it. आगे से दिखाता हूँ आपको। There's the boiling river. ये है बॉइलिंग This रिवर। part pretty hot. So the boiling river is located in the heart of the central Peruvian Amazon. The hottest temperature I've measured was over 210 degrees Fahrenheit. To put that into everyday terms, the average coffee is roughly 130 degrees. It's hard to physically imagine that much hot water. You stick your hand in and you will see second and third degree एकदम burns खोल रहा है ये पानी in नीचे a matter of से, seconds. इसमें अगर जो गिर गया वो बच नहीं सकता। I've seen a number of animals fall into the boiling river, everything from birds to reptiles. Complex organisms like us, we don't do well at those high temperatures. We literally start to cook on the bone. Feeling that heat come into you, breathing in this thick, hot air where you can feel the air heating you up inside your nose, you can feel it going into your lungs, you can feel the presence of your lungs because of the heat. तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये दुनिया की इकलौती नदी है जो उबलते हुए पानी की है। नदी की बात कर रहा हूं मैं, तालाबों की बात नहीं कर रहा, झीलों की बात नहीं कर रहा। तो ये एक नदी है जो कि अमेजन नदी की ट्रिब्यूटरी है। ये भी आपके लिए एक खबर है जानकारी के लिए, कि ये जो है अमेजन नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि गर्म पानी की नदी है, उबलता हुआ पानी की नदी है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा अपने देश की तरफ। ये आपके सामने माउंट कैलाश है ना, बड़ा यहाँ पे मानसरोवर लेक है, ये सामने आपके सामने मानसरोवर लेक दिखाई दे रही है। यहाँ पे लोग बड़े तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे फ्री में घुमा रहा हूँ, देखिए। तो ये नदी जो है, ये जो झील है, ये मानसरोवर, ये है माउंट कैलाश, और यहाँ से ग्लेशियर से ये पानी पिघल पिघल के इस मानसरोवर झील में आता है। ये झील शुरुआत है सिंधु नदी की, है ना, सिंधु नदी जो बहुत बड़ी, जिसके ऊपर एक पूरी सभ्यता बसी है। ये देखिए, ये माउंट कैलाश है जो आज के तिब्बत में है, यहाँ से शुरुआत होती है ये माउंट कैलाश है। और यहाँ से ये नदी, और ये जो एक और नीचे झील है, ये होती है ब्यास नदी की शुरुआत, है ना, सतलुज, सॉरी सतलुज नदी की शुरुआत है यहाँ पे। और ये नदी जो है ना, सिंधु नदी, जिसको इंडस नदी बोलते हैं हिंदी में, ये यहाँ से शुरू होती है, पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख में से होके जम्मू कश्मीर, ये पाकिस्तान का बल्तिस्तान वाला एरिया, गिलगिट वाला एरिया, वहां से होते हुए इधर को आती है। और इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, है ना। बल्कि सतलुज की ट्रिब्यूटरी ब्यास है ना, ब्यास नदी सतलुज में मिल जाती है। तो ये कुल मिला के 5 नदी बन जाती है, 1 2 3 4 और ये 5 सतलुज। तो ये 5 नदी की वजह से इसको पंजाब भी कहा गया, पंजाब, 5 नदियों का एक जगह, जो आपने पढ़ा भी होगा स्कूल में, आपको पढ़ाया भी होगा। तो ये जो है,
ये अभी हमारे देश में बहुत थोड़े से एरिया में सिर्फ लद्दाख को टच होके चली जाती है, बाकी पूरा पाकिस्तान में उस एरिया में चले जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान याला कश्मीर जो है हम बोलते हैं हमारा है, पर है पाकिस्तान के पास, क्योंकि उसने कब्जा कर रखा है। और इधर वाला एरिया चाइना के पास है, ये भी हमारे पास नहीं है। तो ये दोनों जो हमारे सींग हैं ये हमारे पास अभी दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है। उम्मीद है किसी दिन हमारे पास वापस आ जाए, आशा करते हैं। तो ये नदी जो है यहाँ आके और इधर अरेबियन गल्फ ऑफ अरेबिया में इधर कराची से होते हुए इधर नीचे पानी में समुद्र में गिर जाती है, अरब सागर के अंदर। तो ये इन सिंधु नदी के बारे में बताया मैंने। अब ये पंजाब जो है, देखिए पहले पंजाब कितना बड़ा था हमारा, ये पूरा पंजाब था, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे पूरा पंजाब था। पर अब हमारे पास जो इधर लाइट वाला और ये येलो वाला एरिया है, यही हमारे पास है। इधर वाला एरिया पूरा पाकिस्तान में चला गया। तो ये पांचों नदियां मोस्टली उधर ही बहती हैं हमारे पास। तो शुरुआत में सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे हमारे पास आता है, पर हम इन्हें अगर रोक दें तो पाकिस्तान की हालत खराब हो सकती है। तो हम ये हमारे पास एक बड़ा हथियार है जिसको हम यूज कर सकते हैं। खैर ये पॉलिटिकल इशू है, इसमें हम नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे जो सिंधु नदी है वो एक छोटी सी शुरुआत मानसरोवर झील में से निकल के उसकी शुरुआत होती है। अब एक यूरोप की एक सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं, है ना। सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी यूरोप की, जिसका नाम है वोल्गा, बड़ी फेमस नदी है। और इसको 3685 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। और ये चलती है, शुरुआत होती है यहाँ पे छोटी सी जगह से, एक पहाड़ पे, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, यहाँ से शुरुआत होके और ये कैस्पियन सी में, जो कि सबसे बड़ी झील है, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी है, इसमें आके ये नदी गिरती है और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब ये देखिए, ये नदी जो इतनी चौड़ी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, जो कि ये स्टालिनगार्ड है। ये बड़ा जबरदस्त शहर है, आपने इसके बारे में वर्ल्ड वॉर 2 में पढ़ा होगा। इसका नाम ही स्टेलिन के ऊपर पड़ा है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता था। और इसकी शुरुआत यहाँ देखिए आप, कितनी छोटी सी शुरुआत है ना। ये यहाँ पे एक वो बनाया हुआ है, मोनेस्ट्री जैसी बनाई हुई है। और यहाँ पे 20वीं शताब्दी में ये चर्च बनाया गया था, जिसको मोनेस्ट्री की तरह यूज किया जाता है। ये यूरोप की सबसे लंबी और सबसे ज्यादा पानी डिस्चार्ज करने वाली, पानी लेके चलने वाली नदी है। इसको रशिया की नेशनल नदी का नाम भी दिया गया है। जैसे हमारे देश में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, उसी तरह से वोल्गा को रशिया में सबसे पवित्र नदी माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी माना गया है। इसको धार्मिक लोग भी इसका बड़ा मानते हैं। और ये यहाँ पे पिलग्रिम करने, मतलब लोग यहाँ पे आते हैं अपनी पूजा उपासना करने के लिए। और ये माना जाता था, अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, अगर इस पानी में आप यहाँ आके नहा लेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे, आपको बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये देखिए, इतनी भारी भरकम नदी, उसकी शुरुआत ये जरियासा है। अभी मैं आपको और भी मजेदार चीजें दिखाऊंगा, जो छोटी सी शुरुआत कैसी है, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये इतना सा, ये इतना बड़ा बन जाता है। और इसमें देखिए, ये मैं आपको एक थोड़ा सा सीन दिखाना चाहता, क्योंकि बड़ा मजेदार सा, क्योंकि इस नदी से रिलेटेड बात है, ये वोल्गा नदी के साथ है। जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने स्टेलिनगार्ड, जो मैंने आपको बताया था, ये नदी, ये स्टेलिनगार्ड, इस तरफ पूरा जर्मन यहाँ तक आ गए थे और रशियंस इधर थे। और ये नदी पूरी जम भी गई थी, कुछ इलाकों में जम गई थी, बर्फ पूरी भर गई थी। और रशियंस को इस अपने इलाके को छुड़ाने के लिए स्टेलिनगार्ड में नहीं आने देना है बस, है ना, क्योंकि इसमें हमारे नेता का नाम जुड़ा हुआ है, स्टेलिन का नाम जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने बड़ी जबरदस्त लड़ाई करी, इसमें इनको बहुत नुकसान हुआ जर्मन्स को, रशियंस को, पर इन्होंने जर्मन्स को आगे नहीं बढ़ने दिया, है ना। और कितनी जबरदस्त तरीके से इस नदी पे लड़ाई हुई, इसका मैं थोड़ा सा एक सीन लिखा रहा हूँ, किसी मूवी का सीन है, पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उस टाइम रहा होगा, क्योंकि पीछे हटने का किसी को आदेश नहीं था। अगर कोई पीछे हटता था तो उसको अपने लोग ही गोली मार देते थे। वही मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा देखिए कि ये नदी के साथ ये इतिहास है। अभी आप देख रहे हैं, इनके पास ना हथियार हैं ना कुछ है, पर इनको नदी में बोट में बैठा के वोल्गा नदी पार करके जिस तरफ जर्मन्स आ गए हैं वहां भेजा जा रहा है। उन्हें हथियार, जो उनके साथी वहां मर गए हैं, उन्हीं के हथियार लेके इन्हें लड़ाई करनी है ना। तो ये देखिए क्या डेडिकेशन था, और ये फैक्ट है, ये हुआ है।
contents of these letters sent by Russian mothers to their sons on the front. Volodya, my child, I know that it's for our motherland. I know it's for our motherland that you are giving your life. Everyone here knows that you will not fall back. पीछे नहीं हटना, ये बोल रहा है कि कोई पीछे नहीं हटेगा, अपने देश में जान दे दो। Brothers are dead. Avengers of the Horde. खैर हम पूरा नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारा कोई इस पूरा वो मतलब नहीं है, पर हम ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे इस नदी के ऊपर एक बहुत जबरदस्त वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई हुई, जिसकी वजह से जर्मन्स यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। रशियंस ने जर्मन्स को इस वोल्गा नदी से पार नहीं करने दिया और रशियंस ने इनको यहाँ से खदेड़ते खदेड़ते फिर पूरा घेर के वो घटना जो दुनिया में जर्मन हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी, किसी फील्ड मार्शल ने सरेंडर करा। फील्ड मार्शल बना दिया गया था उसको कि भैया ये सरेंडर नहीं करेगा, कम से कम फील्ड मार्शल बना देता हूं, ये लड़ता लड़ता मर जाएगा। पर उसने ये भी एक घटना पहली बार हुई कि जर्मन फील्ड मार्शल ने सरेंडर किया 90,000 सैनिकों के साथ। तो ये वो लड़ाई थी, वोल्गा नदी की लड़ाई, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया। अब हम आगे चलते हैं, जिम्बेजी नदी, थोड़ा अफ्रीका की तरफ चलते हैं। यूरोप हमने देख लिया, साउथ अमेरिका हमने देख लिया, अपना देश भी देख लिया, अफ्रीका को हमने अभी तक नहीं देखा। तो अफ्रीका में चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त नदी आपको दिखाई दे रही है, जिम्बेजी नदी, बहुत जबरदस्त नदी है। और यहाँ पे विक्टोरिया फॉल है ना, जब एक लिविंगस्टोन करके एक आदमी था जो वो यहाँ पे गया था, है ना, सबसे पहले यूरोपियन यहाँ गया था और यहाँ पे वो डॉक्टर था। तो यहाँ पे लोगों को कुछ पता नहीं था, बिल्कुल ऐसे तो उस लिविंगस्टोन ने यहाँ जाके बहुत सेवा करी। उसने ये फॉल को देखा था, सबसे पहले उसने देखा तो वो हैरान हो गया और उसने इसका नाम क्वीन विक्टोरिया, उस टाइम विक्टोरिया रानी थी इंग्लैंड की, उसके नाम पे इसका नाम विक्टोरिया फॉल उसने रख दिया। और ये आज भी इसका नाम विक्टोरिया फॉल है और ये बहुत जबरदस्त पानी है इसका। और ये देखिए इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, छोटी सी शुरुआत, और कैसे होती है वो मैं दिखाऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि कैसे शुरुआत होती है। देखिए ये यहाँ छोटी सी इसमें इसकी अंगोला में इसकी शुरुआत होती है, वहां से कॉन्गो में जाती है, फिर यहाँ से जाम्बिया बोत्सवाना के बॉर्डर होते हुए जाम्बिया जिम्बाब्वे होके मोजाम्बिक से होके और इधर इंडियन ओशन में आके गिर जाती है। ये इसका मुहाना कहलाता है, मुंह है ना, नदी का मुंह। उसका ये मुंह नहीं है इसका, ये इसकी शुरुआत को मुंह नहीं कहते। मुंह वो होता है जहां नदी आके गिरती है, या तो किसी झील में या किसी समुद्र में या किसी दूसरी नदी में मिलती है, तो हम कहेंगे साहब ये इस नदी का मुंह है। ठीक है, खैर इसको मैं आगे भी दिखाऊंगा। तो ये है हमारी जिम्बेजी नदी का रास्ता। ये सिर्फ रास्ता दिखाया है, इसके नीचे यहाँ पे जाम्बिया, जिम्बाब्वे के नीचे, फिर यहाँ नीचे साउथ अफ्रीका आ जाता है, जो हमारा अभी वायरस भी बड़ा चल रहा है वहां पे, बोला नया वायरस मिल गया। और यहाँ पे हमारे जो मेडागास्कर 2 आइलैंड है। अब ये नदी जो है देखिए कहां से शुरू होती है। ये नदी का आप कल्पना कीजिए, जो नदी, ये रूप है जिस नदी का, है ना, जिस नदी का ये रूप है जिस नदी का, वो नदी की शुरुआत यहां से होती है ना। छोटा सा एक बुलबुला सा पानी के नीचे से निकल रहा है और ये नदी चल के आगे इतनी बड़ी। तो ये सोर्स है, ये उद्गम स्थल है जिम्बेजी नदी का, जो कि जाम्बिया में इसको माना गया है कि ये यहां से निकलती है छोटे से पहाड़ से। अब एक और नदी आपसे मैं अगर बोलूं कि भैया तुम क्या सोचते हो कि नदी कितनी गहरी हो सकती है। आपने गंगा नदी भी देखी है, आपने यमुना भी देखी होगी और बहुत सी नदियां और देखी होंगी। तो ये नदी जो कॉन्गो नदी है, कॉन्गो नदी, जो कि कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में से निकल के और दूसरे देश में जाती है, इस नदी का नाम कॉन्गो नदी है। ये दुनिया की सबसे गहरी नदी है, 220 मीटर तक कई जगह गहरी है, 220 मीटर, यानी 3 कुतुब मीनार इसके अंदर खड़ी हो सकती हैं, इतनी गहरी है ना। दुनिया की, अफ्रीका की सेकंड नंबर की नदी है, सबसे बड़ी नील नदी है, सेकंड नंबर अफ्रीका में अंदर बड़ी है,
और पानी के साथ पानी लेके चलने में अमेजन नदी के बाद सेकंड नंबर इस नदी का है। इतना सारा पानी लेके ये नदी चलती है और ये पूरा ये जो है वर्षा वन है ना, इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। पूरा घना जंगल है। इसमें गोरिल्ला, चिंपांजी, हाथी, ये जानवर यहाँ के मूल हैं, जो कि मेन आपको और कहीं नहीं मिलते। गोरिल्ला इसी जंगल में मिलता है कॉन्गो में, ठीक है। अब यार देख रहे हैं 73 मीटर लंबाई है कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार पता नहीं कितनों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी। जो बाहर के पता नहीं हमारे साथ के साथी जो दूसरे स्टेट से जुड़े हैं, कभी दिल्ली आए तो जरूर देखें। 73 मीटर ऊंची ये मीनार है ना। 100 मीटर की बाधा रेस होती है, 100 मीटर की रेस होती है तो उसमें हुसैन बोल्ट 9 पॉइंट समथिंग में दौड़ता है, तो ये तकरीबन थोड़ा सा कम है उससे। ये मीनार 3 बार आप पानी के अंदर खड़ी कर देंगे तब जाके आप कॉन्गो नदी की गहराई, इस नदी की गहराई इतनी गहरी है ये नदी, है ना। तो आप याद कर सकते हैं, दुनिया की सबसे गहरी नदी कॉन्गो नदी, सबसे बड़ी नदी नील नदी, सबसे ज्यादा पानी लेके चलने वाले नदी अमेजन नदी, ठीक है नदी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी कुछ बातों को देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे कि ये तो कुछ बता, वैसे कॉमन सेंस की बात है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि कुछ नदियां तो आप मैंने दिखाया कि भैया जब इतनी गहरी नदी है जो कुतुब मीनार 3 बार आ जाए, तो आपने देखा होगा कुछ नदियां ऐसी भी हैं जिसको लोग पैदल चल के भी पार कर लेते हैं, पर है नदी ये भी। तो ऐसी भी नदियां हैं। और कुछ नदियां ऐसा है जिसमें साल भर पानी रहता है, जैसे अमेजन नदी है, गंगा नदी है। पर कुछ नदियां ऐसी हैं जो बरसात में ही सिर्फ पानी रहता है उसका, बाकी टाइम में वो सूख जाती हैं। जैसे एक नदी आपके सामने है, ये सूख गई है, बरसात आएगी फिर इसमें पानी आ जाएगा, है ना। ये भी एक सूखी हुई बरसाती नदी है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रह गया। मैं आपको एक सीन दिखा रहा हूँ जिसमें कैसे एक बरसाती नदी में पानी आता है ना। ये इजराइल का एक सीन है, मैं आपको काफी आगे से दिखाऊंगा। ये पानी आ रहा है, देखिए बारिश हुई है कई पहाड़ों के ऊपर, वहां से पानी बहता हुआ आ रहा है। पूरा डेजर्ट है, ये बिल्कुल सूख जाता है, यहाँ पे कोई पानी नहीं है। पर जब बारिश होती है तब इस नदी में एकदम पानी आ जाती है। तो ये एक ऐसी नदी जो कि बारिश से, डेजर्ट में सिर्फ बारिश पे निर्भर है। तो इतना जबरदस्त रूप ये पानी नदी का एकदम झटके से आता है और बड़ा खतरनाक होता है। ऐसी नदी में फंसना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब बरसात होती है कहीं पहाड़ों पे, तो हमें एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए, घाटी से ऊपर चले जाना चाहिए, है ना। कभी भी आप ऐसे कहीं जाएं और घाटी में हो और बारिश का आपको आसार दिखाई दे, तो आप एकदम नीची जगह से ऊपर आ जाएं, क्योंकि हम एक बार फंस गए थे। हम ऐसे ही गए हुए थे गंगोत्री की तरफ, और हम नदी के किनारे बैठे हुए थे भगीरथी के पास, और एकदम से ऊपर बारिश हुई। तो हमारे जो गाइड था हमारे साथ था, उसने बोला आप जल्दी से यहाँ से हट जाओ, ऊपर चले जाओ। और हम जब तक किनारे से ऊपर पहुंचे, पानी का लेवल कई मीटर ऊपर एकदम बढ़ गया। तो वास्तव में बहुत तेजी से पानी, बरसात का पानी आता है, बहुत खतरनाक होता है। खैर आगे चलते हैं। एक नदी और, मैं भारत की एक बड़ी मजेदार सी नदी थी, इसलिए मैंने इसको नोट किया, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। लूनी नदी, क्योंकि हमारे राजस्थान के भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा उनके उनके एरिया को भी टच करना चाहिए। तो लूनी नदी जो है, थार डेजर्ट, जो हमारे देश का जो ड्राई एरिया है, ये रेगिस्तान जो यहाँ पे थार डेजर्ट है, उस एरिया में से ये लूनी नदी चलती है। देखिए यहाँ से इसका नाम होता है सागरमती, और यहाँ इसमें दूसरी नदी आके मिल जाती है, और यहाँ मिलने के बाद यहाँ पे गोविंदगढ़ जगह है, यहाँ से आगे इसका नाम लूनी बन जाता है, ठीक है। और ये पुष्कर, जो कि एक बड़ा धार्मिक स्थल है अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में, वहां से इसकी शुरुआत होती है। 495 किलोमीटर लंबी नदी है, और ये गुजरात में आके यहाँ पे खत्म हो जाती है रन ऑफ कच्छ में, है ना। आपने रन ऑफ कच्छ का नाम जरूर सुना होगा। कच्छ, कच्छ का इलाका, रन का इलाका, जहाँ पे दलदली इलाका है, नमकीन इलाका है, कोई पेड़ पौधा नहीं उगता, बहुत मुश्किल है यहाँ पे, बहुत सख्त जीवन है, एकदम दलदली इलाका है ना। पानी, अगर आप यहाँ फंस गए, आपको पानी भी पीने को नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो इलाका है, ये लूनी नदी यहाँ से बहती है। अब ये लूनी नदी जो है, इसकी शुरुआत तो होती है मीठे पानी से, है ना। और
जैसे मैंने आपको बताया भी, ये कोई भी नदी शुरुआत होगी, जैसे गंगा नदी शुरुआत हुई यहाँ से गंगोत्री से, और उसमें कई नदियां मिली, संगम हुआ, और फिर इसमें यमुना भी मिल गई, और फिर ये जाके कहाँ गिर गई, समुद्र के अंदर। कुछ झीलों में गिर जाती हैं, कुछ दूसरी नदी में मिल जाती है, पर ये एक ऐसी नदी है। कुछ नदियां ऐसी भी होती हैं जो खत्म, गायब हो जाती हैं, पता ही नहीं, सूख जाती है एक जगह आके, उनका दी एंड हो जाता है। तो ये लूनी नदी वैसे तो रन ऑफ कच्छ में आके यहाँ पे इसको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आके ये नदी खत्म, इसके बाद ये पानी सारा इधर फैल जाता है और न कहीं आगे नहीं जाता है ना, यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये बड़ा राजस्थान का जो नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, जो बिल्कुल ड्राई एरिया है, उस नदी में से जाती, उस एरिया में से जाती है, और बड़ी इंपॉर्टेंट नदी थी, है ना। मैं ये इसको आपको क्यों दिखा रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट कारण है जो मैं आपको बताने के लिए, कि इस नदी की इंपॉर्टेंस कितनी थी, कितने खेती होती थी इस नदी के किनारे पे। बहुत अच्छी नदी थी, बहुत चौड़ी, भर के चलती थी। जो पुराने लोग हैं वो आज रोते हैं इस नदी के लिए। और ये नदी जो थी, बहुत ही मीठा पानी इसमें लेके चलती थी, पर आगे जैसे जैसे ये नीचे आती है, इसमें सेडिमेंट्स मिलते जाते हैं, और ये जब इस इलाके तक आती है तो इसमें पूरा नमक हो जाता है, और इसलिए यह जब रन ऑफ कच्छ में जाती है तो पानी होने के बावजूद भी इस पानी को नहीं पी सकते, क्योंकि बिल्कुल नमकीन पानी हो जाता है, बहुत खारा पानी हो जाता है, इसको नहीं पी सकते। आप पिएंगे तो और नुकसान हो जाएगा आपको। और ये नदी पे हमने एक बांध बना दिया, है ना। ये आज से नहीं बना हुआ, ये जसवंत सिंह 1892, जसवंत सिंह एक राजा थे वहां के, उन्होंने, महाराजा जसवंत सिंह ने इसको वहां पे जोधपुर में इसको बनवाया, और ये आज वहां पे खेती के काम आती है, सब कुछ आता है। पर मैं, और बल्कि आपको भी समझाएंगे किसी दिन जब डैम्स पे हम सेशन लेंगे, तो डैम्स कितना नुकसानदायक चीज है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे किसी और सेशन में, जब अगली बार डैम का कभी होगा तब है। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लूनी नदी इतनी अच्छी नदी, देखिए कितना चौड़ा इसका पानी, इतना पानी इसके अंदर आता है, पर आज इसकी हालत क्या है वो आपको मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। देखिए पुष्कर से शुरू होती है ये हाल हो गया इस नदी का। अब ये नाला बन गई बेचारी। तो वो भी मैंने इसको देखा है बहते हुए, जबकि दोनों तटों पर ये लबालब भर के और ये चलती थी नदी। तो ये एक बहुत ही सुंदर और रम्य दृश्य था। उन्यासी के अंदर इतनी हमारा पैदा हुई थी, कम से कम 300 बोरी गेहूं और 5 लाख का जीरा होता था। हमने इसको कूड़ादान बना के रख दिया इस नदी को, है? सारा कूड़ा लाके इस नदी के अंदर डाल दिया। रंग ही पूरा बदल गया है, देखिए आप। धीरे धीरे जमीन के अंदर उतरने से पूरे कुओं के अंदर ऐसा सेजा बैठ गया कि पहले यहाँ इतनी अच्छी फसलें होती थी, सब लोग आबाद थे। पानी अनवेरा रो खराब, उनवेरा रो खराब, खंडे मन से खोदा वेरो छोड़ मत छोड़ के वे भागे। फसल नहीं आवार कारण है जो जोधपुर जान बसी बांधवेगा।
तो ये इस नदी का एक बड़ा एक दुखद, मैं कहता हूँ कि जैसे बर्नाली हमसे एक दिन बोल रही थी कि सर नदी की डेथ कैसे होती है वो भी बताएंगे क्या। तो मैं ये नदी की डेथ, मैं तो इसको डेथ मानता हूँ, है ना। एक अच्छी खासी नदी, इतना जो सबको फायदा दे रही थी, खुद ही का नुकसान कर लिया। इंसान पता नहीं क्यों नहीं समझता, और अभी तक नहीं समझ रहा है इस बात को कि भाई अभी भी सुधर जाए ना। अभी भी उसमें वही ये नदी का हाल देखिए कि अरे कितना फायदा था, लोग गांव छोड़ छोड़ के चले गए, पर इसको सुधारने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। खैर, ये हमारे एक बड़ी विडंबना हमारी। खैर, अब आगे चलते हैं। एक बड़ी स्पेशल नदी मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि भैया एक नदी ऐसी है जो कि काली चाय जो होती है ना, जैसे हम चाय बनाते हैं काली, सिर्फ पत्ती डाल के उबाल रहे हैं तो उसका रंग कैसा काला हो जाता है, उस रंग की नदी है ये। इसको नाम ही रियो नीग्रो, नीग्रो मतलब काला, है ना। तो ये इसका एक अजीब सा, बहुत ज्यादा काला नहीं है, पर ऐसे से चाय की पत्ती डाल दो, चाय का जैसा रंग होता है काली चाय, वैसा रंग इस नदी का है। और ये इसलिए इसको रियो नीग्रो कहा गया। और ये अमेजन नदी की एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है ना, जो कि लेफ्ट साइड से आने वाली जो ट्रिब्यूटरियां हैं, राइट साइड से दूसरी और नदियां भी आती हैं, जो लेफ्ट साइड से आती हैं उसमें सबसे बड़ी नदी रियो नीग्रो नदी है। और देखिए जब मुलाकात होती है दोनों की, कितना गजब का सीन है। ये आपकी रियो नीग्रो है, ये अमेजन नदी है। देखिए दोनों का मुलाकात, और ये करीब 6 किलोमीटर तक मिलती नहीं है, बहुत दूर तक ऐसी चलती रहती है। इसको कन्फ्लुएंस मैंने बोला था, जैसे संगम बोल देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कन्फ्लुएंस। जब दो नदियां आपस में मिले तो हम कहते हैं कन्फ्लुएंस हो रहा है या संगम हो रहा है। तो ये नदी देखिए कितना फर्क है दोनों पानियों में। ये अमेजन नदी लेफ्ट में है आपके, और रियो नीग्रो राइट में है। इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये शिप में लोग, टूरिस्ट लोग आते हैं इसमें बैठ के नदी के कॉन्फ्लुएंस को देखने के लिए। तो बड़े गजब की चीज है ये। खैर, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे कि भैया नदी हमने बड़ी बड़ी देख ली, है ना। अभी हमने नील नदी नहीं देखी है, नील नदी देखेंगे। एक छोटी सी नदी कितनी छोटी हो सकती है एक नदी, क्योंकि नदी की मैंने आपको परिभाषा बताई थी। नदी का एक उद्गम स्थल होना चाहिए, नदी का एक पर्टिकुलर मार्ग होना चाहिए, और नदी एक जगह पे आके उसको या तो किसी में मिलना चाहिए या खत्म होना चाहिए। उसको हम कहते हैं कि नदी किसी चीज में आके मिल गई, या जहाँ के खत्म होगी, समुद्र में गिर गई या दूसरी नदी में मिल गई। तो ये जो तंबोरासी नदी है, ये दुनिया की सबसे छोटी नदी है, सिर्फ 20 मीटर। आप इसका उद्गम स्थल क्या है, ये पहाड़ के अंदर से निकलती है, नीचे से देखिए यहां से निकल रही है ना। और ये गल्फ ऑफ बोनी, ये सुलावासी जो था, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, सुलावासी आइलैंड। मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ है, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता भैया इंडोनेशिया कहाँ है, हमें नहीं पता चलता। तो हमें थोड़ा ज्योग्राफी भी समझते हुए चलना है कि देखिए ये इस तरह से पहाड़ के नीचे से निकल रही है। देखिए कितना जबरदस्त पानी इसके नीचे से निकल रहा है, कहां से आ रहा है पता नहीं है ना। और ये जो सुलावासी आइलैंड है, देखिए ये पूरा लाल वाला जो है, ये यहाँ बर्मा आ गया, इसके बाद हमारा देश आ गया यहाँ पे इंडिया, और यहाँ से नीचे आएंगे ये इंडोनेशिया, ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स आ गए, है ना। उसके बाद ये हमारा इंडोनेशिया आ जाता है, और ये वाला जो आइलैंड है इसको बोलते हैं सुलावासी आइलैंड, है ना। इंडोनेशिया का सुलावासी आइलैंड। और ये जो है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ बोनी, आप याद कर लीजिए, गल्फ ऑफ बोनी इसको बोलते हैं। और ये नदी जो है इसी गल्फ में आके गिर जाती है, 20 मीटर की है। इसको कहीं देखना चाहो आप नेट पे तो आपको नक्शे में नहीं दिख सकते कि 20, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ा, अब ये इतना बड़ा था इंडोनेशिया है, इसको इतने बड़े आइलैंड को इतनी सी जगह में दिखा रहे हैं, इसमें 20 मीटर कहां से दिखा पाएंगे, तो नहीं दिखा पाते हैं। इतनी छोटी सी नदी है, सिर्फ 20 मीटर की। तो दुनिया की सबसे छोटी नदी ये हमारी ये वाली नदी है, तंबोरासी। ठीक है, तंबोरासी साउथ वेस्ट इंडोनेशिया में शुरू होती है, सिर्फ 20 मीटर की। और यहाँ पे लोग आते हैं, देखिए इसकी शुरुआत में बड़ा मजेदार सा सीन है। समुद्र आगे जाके ये समुद्र में गिर जाती है, पैसिफिक ओशन में। दूसरे एक और छोटी सी नदी है, कुछ मैं अजीब खास नदियां आपको दिखा रहा हूँ ना, जो कि बड़ी मजेदार सी मुझे दिखी। ये रो नदी है, ROE, रो नदी, मोन्टाना में, मोन्टाना यानी अमेरिका में। ये सिर्फ 61 मीटर लंबी है, 61 मीटर, यानी आप दिन में कई बार इसको ऐसे करके 60 मीटर है, बोले से 61 मीटर कितना होता है, 100 मीटर तो हम ऐसे ही दौड़ जाते हैं एक ही सांस में, है ना। ये 61 मीटर है सिर्फ।
बहुत छोटी सी नदी है, तो क्योंकि इसकी भी शुरुआत है, इसका भी अंदर, इसमें बड़ी डिबेट है वैसे, देखिए इसमें बड़ी डिबेट है भाई, इसको हम नदी क्यों कह रहे हो, इसको तो एक नाला सा होना चाहिए, ये यहाँ से शुरू होती है, पर इसका देखिए एक उद्गम स्थल है और इसका एक एंड भी हो रहा है, इसलिए इसको नदी मान के इसको माना गया है। उसी तरह से एक और बड़ी खास नदी है गगरा, गगरा हमारे घाघरा नहीं, जो हमारे देश में घाघरा नदी है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये जॉर्जिया में, जॉर्जिया जो कि बल्कान कंट्रीज है, बल्कान कंट्रीज में से एक है, जैसे उसमें आपका क्रोएशिया और ये सारे देश जहाँ आ जाते हैं, जॉर्जिया भी उसी में आ जाता है ना। तो उसमें बहुत खूबसूरत जगह है ये इलाका, और यहाँ की ये जो नदी है रेपरुआ नदी, ये 27 मीटर लंबी है, सिर्फ 27 मीटर लंबी। तो मैं ये देख रहा था कि भैया दुनिया की सबसे बड़ी नदी तो देख ली, सबसे छोटी भी कौन सी होती है, तो मेरे सामने कुछ नदियां आई, हालांकि और भी बहुत सारी नदियां हैं छोटी छोटी, पर मैंने आपको 2-3 का उदाहरण दिया। अब जो रेपरुआ नदी है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है ना, इसकी शुरुआत दुनिया की सबसे गहरी केव, दुनिया की सेकंड नंबर की सबसे गहरी गुफा, देख रहे हैं आप कितनी गहरी है एकदम, और नीचे लाइट, वहां पे कोई टॉर्च लेके गया हुआ आदमी और ये नीचे जा रहे हैं, है ना। केव के नीचे जाना भी एक बड़ा शौक है लोगों का, ये भी एक बड़ा दिलेरी वाला काम है, पर ये शौक है, लोगों का, जाते हैं, है ना। तो ये केव जो है 2197 मीटर, यानी 2 किलोमीटर गहरी, 2 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी, सीधे नीचे जाएंगे आप, वहां पे ये नदी की शुरुआत नीचे, जमीन के नीचे से, वहां से शुरुआत होती है, और ये वहां से निकल के ब्लैक सी में, काले सागर में आके गिर जाती है। ये वाली नदी छोटी सी नदी है, और इस केव का नाम है क्रूबेरा केव, याद कर सकते हैं, दुनिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी केव। वैसे केव का सेशन हमने लिया था, आपने अगर देखा हो तो जरूर आपको पता होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप एक बार केव वाला सेशन, ये सद्भावना से समाधान साइट जो है हमारी, उसमें आप जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी केव्स के ऊपर, है, केव्स के ऊपर पूरी जानकारी थी, आप जरूर देखें अगर आप केव्स पे इंटरेस्टेड है, कैसी कैसी केव्स होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे प्राणी उसमें रहते हैं, लोग, कौन सी सबसे बड़ी है, कौन से, बहुत ही अद्भुत थी, तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक ऐसी नदी के ऊपर जो सबसे खूबसूरत है 5 रंग की नदी है ना, 5 रंगी नदी। आप कहेंगे साहब ये कैसी नदी है, पानी एक ही नदी का है, 5 रंग ले रहा है, तो इसके कारण है, इसके अंदर एक पौधा है, ये पौधा एक तरह की काई जैसा है, जो कि अलग अलग रंग का है, देखिए कहीं लाल है, कहीं नीला है, कहीं हरा है ना। तो ये कई रंग, कहीं काला भी हो जाता है, कहीं इसमें ये कलर है येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और रेड, ये इसमें कलर्स हैं इसके और इसके अंदर जो पौधा है उसका नाम है मकरीना कैल्वीगेरा, इस पौधे का नाम है मकरीना कैल्वीगेरा, इस पौधे का नाम है, जो कि यहाँ पे रहता है। इस नदी का नाम क्या है वो आपको जरूर याद रखना चाहिए इस नदी का नाम है कोना क्रिस्टालिस, कोलंबिया एक देश है छोटा सा, वहां पे ये, उसकी ये नदी है। देखिए अब ये कितनी, आपको लगेगा फूल है ये, पर ये नदी का रंग है। इसका एक मैं वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको, जरा सा देखिए कितनी खूबसूरत लगती है ये नदी। इसको रेनबो रिवर भी बोलते हैं, है ना, इंद्रधनुष वाली नदी। ये वो पौधा है जिसकी वजह से ये मकरीना कैल्वीगेरा, जिसकी वजह से ये, इसका रंग अलग अलग चेंज होता रहता है, कहीं ये हरा होता है, कहीं नीला होता है, कहीं पीला होता है, इस वजह से इस नदी का रंग ऐसा लगता है। पानी इसका सेम रंग का ही है। और ये भी देखिए, इसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे, ये क्या चीज है, ये क्या हुआ है इस नदी को। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम थोड़ा। अब हम चलते हैं, कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो हम कहते हैं, नदी कौन सी है भाई, जो जमीन पे बह रही है ना। कुछ नदियां ऐसी हैं जो जमीन के नीचे नीचे बह रही हैं, जैसे हमारे देश में सरस्वती नदी को भी माना गया है ना, कि भैया वो पहले ऊपर से बहती थी, उसका अभी भी उसका जो स्टार्टिंग दिखती है कि भाई हाँ ये सरस्वती नदी है, यहाँ तक आई, इसके बाद वो जमीन के नीचे चले गई, फिर कहाँ गई पता नहीं, है ना।
तो ये सब टेरेनियन नदियां, पानी की जमीन के नीचे नीचे बहने वाली भूमिगत नदियां जिसको बोल सकते हैं, वो नदी है। और ये फिलीपींस की एक नदी है जिसका नाम है पोर्टो प्रिंसिया ये पोर्टो प्रिंसिया इस नदी का नाम है। ये जमीन के अंदर अंदर 5 मील तक बहती रहती है, 5 मील जमीन के अंदर अंदर बहती रहती है, फिर जाके बाहर निकलती है। और साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी आपको याद होगा भी, चाइना जो है बड़ा वहां पे अपना हक जमाता है, कहता साहब ये हमारा एरिया है, उसने येलो डॉट्स लगा दिए हैं, कहता भैया ये डॉटेड लाइन जो है ये सारा हमारा है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, है ना। और किस लिए नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पुराने जमाने में किसी ने कहा था वो एरिया हमने जीता था, तो वो उस जगह से ऐसे ही वो अरुणाचल को बोलता है कि ऐसे किसी की भी जगह को वो ऐसे बोल देता, हमारे भाई फलाने किताब में ये लिखा है कि ये इलाका हमारा है, ये हमारा एरिया। तो ये उसकी दादागिरी करने का एक सिस्टम है। तो ये साउथ चाइना सी में गिरती है, उसी चाइना सी में जहाँ पे चाइना का बदमाशी चल रही है, और ये पानी के नीचे नीचे बहने वाली नदी है ना। और ये देखिए, ये जो केव्स की जब बात मैंने करी थी उसमें भी ये दिखाया था, ये क्या होता है, क्रॉस टोपोग्राफी, यानी चूने वाली जो खान होती है, चूने वाला जो पत्थर होता है, वहां पे पानी नदी ऊपर से बहते बहते उसमें छेद हो जाता है और पानी नीचे चला जाता है, जमीन के नीचे नीचे फिर बहना शुरू कर देता है। दुनिया की सबसे बड़ी जो सब टेरेनियन नदी है ना, वो मिलती है हमें मैक्सिको में, उसका नाम है सेस्टेमा एक्टुन, है ना। नाम याद रहना थोड़ा मुश्किल सा है, पर आप इतना तो याद कर सकते हैं कि दुनिया की सबसे गहरी, सबसे बड़ी भूमिगत नदी जो है वो मैक्सिको में है ना। और वो कहाँ है, इसका नाम ऐसा क्यों है, देखिए इसको, ये लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड रिवर है, 95 मील तक ये पानी के अंदर अंदर जाती है, ये वाली नदी है जो मैंने आपको ये दिखाई, ये तो 5 मील तक जाती है। इसके अलावा जो मैं अब ये जो मैक्सिको वाली नदी दिखा रहा हूँ जिसका नाम सेस्टिमा एक्टुन है, ये 95 मील पानी के जमीन के नीचे 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 जाती है। और देखिए लोगों की हिम्मत, ये वहां पे भी घूम रहे हैं इस नदी के अंदर, है ना। अगर आपको मैं बोलूं आप जाएंगे तो शायद आप में से 90% कह देंगे भैया मैं नहीं जा रहा जमीन के नीचे, है ना। बहुत लोगों का दम घुटता है, कि ये भी एक नेचुरल एक होता है, लोगों को दम घुटता है। तो ये युकाटेक मायान, युकाटेक जो है ना, ये पेनिनसुला, ये युकाटेक पेनिनसुला, युकाटान बोलते हैं इसको। ये कहाँ है, ये देखिए उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, उसके बीच में ये मैक्सिको आ जाता है ना। मैक्सिको, फिर इसके बाद ये ग्वाटेमाला, ब्लेज, ये छोटे छोटे देश है। तो ये मैक्सिको जो ये है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो जगह है ये है सेस्टिमा एक्टुन नदी का, यहाँ से ये जमीन के नीचे नीचे जाती है। तो यहाँ पे ये एक भूमिगत नदी है, जमीन के नीचे नीचे बहने वाली नदी है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और ये देखिए ये है कहाँ पे, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका, ये मैक्सिको, ये ग्वाटेमाला हो गया, यहाँ पे बिलीज हो गया, और यहाँ पे ही एक और नदी है जो जमीन के नीचे नीचे है, ये पोर्टो रिको, ये छोटा सा देश है पोर्टो रिको। पोर्टो रिको ये पूरा है, उसी में ये एक जगह आ जाता है, वहां पे ये यहाँ पे जो है एक नदी और यहाँ पे है, रियो कुमे केव्स बोलते हैं इसको, यहाँ पे ये गुफाएं यहाँ पे हैं, है ना। और यहाँ पे ये केव्स हैं, और इसके अंदर भी एक नदी नीचे नीचे बहती है। हमारे देश में सरस्वती नदी को माना जाता था, है ना, जो अब हमारे को नहीं दिखती, जो कि किसी जमाने में इस इलाके से होकर जाती थी। अब इसकी शुरुआत तो हमें दिखती है, पर इसका पानी फिर नीचे कहाँ चला गया वो किसी को पता नहीं मिलता। यूं कहा जाता था गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद में संगम होता है, तो गंगा यमुना तो दिखती है, सरस्वती कहते साहब कहीं नीचे से आती है, पर उसका तो रूट ही डिफरेंट है। क्योंकि देखिए ये गंगा यहाँ से गई, यमुना इधर से होके दिल्ली होके यहाँ से चले गई, और सरस्वती तो इधर को गई है। तो इसमें मिलने का कोई इतना उसका लॉजिक दिखता नहीं है मुझे। खैर आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी, है ना, टाइम कैसे चला जाता पता नहीं चलता हमारा। सबसे लंबी नदी के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इस नदी की वजह से ये पूरे जो देश हैं, करीब 11 देश इस नदी के ऊपर निर्भर हैं। इस नदी से ही इनका सब कुछ चल रहा है, आज से नहीं हजारों सालों से। पिरामिड आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे, ये गीजा के पिरामिड हैं, है ना, ये आपको पीछे दिख रहे हैं। ये देखिए 3 छोटे यहाँ पे हैं, 2 बड़े हैं। और ये बताया गया कि रानी और उसके छोटे किसी उनके वो हैं, ये राजाओं के हैं और ये रानी का है, और फिर शायद पता नहीं किसके बच्चे के हैं या नौकरों के,
ऐसा कुछ बताते हैं। तो ये जो है नील नदी है? और ये नदी जो है, इसके हम कहते हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी है, तकरीबन 6,695 किलोमीटर लंबी है ना। और इसमें दो नदियां मिलती हैं, एक व्हाइट नाइल, एक ब्लू नाइल। इसका नाम व्हाइट नाइल है, इसका नाम ब्लू नाइल है, क्योंकि पानी का रंग भी व्हाइट और नीला है। मैं आपको दिखाऊंगा इसका, है ना, दोनों का रंग में फर्क है। जैसे मैंने आपको नीग्रो और अमेजन नदी का रंग दिखाया था, अलग अलग है, उसी तरह से अब इनकी शुरुआत का बड़ा एक प्रॉब्लम है। जो ब्लू नाइल है, ब्लू नाइल वो कहते हैं लेक टूना, ये लेक टूना है, यहाँ पे टाना, सॉरी लेक टाना है, यहां से ये शुरू होती है ब्लू नाइल, और ये आके ये व्हाइट नाइल जो नीचे से आती है, इसमें आके मिल जाती है यहाँ पे खार्तूम में, है ना। ये जारतुम लिखा हुआ है, ये खार्तूम जगह है जो कि सूडान की राजधानी है। वहां पे आके ये खार्तूम में दोनों नदियां मिलती हैं। अब इसमें 11 देश देखिए आपको कौन कौन से हैं। यहाँ पे नीचे से देखिए तंजानिया हो गया, यहाँ पे इसके हो गया ये रवांडा हो गया, बुरुंडी हो गया, ये ऊपर युगांडा हो गया, है ना। और इसके बाद कीनिया हो गया, ये साउथ सुडान हो गया, नॉर्थ सुडान हो गया, ये इथियोपिया हो गया जहां से ये आ रही है व्हाइट ब्लू नाइल। फिर ये ऊपर जाती है सुडान, नॉर्थ सुडान में चली गई, फिर ऊपर इजिप्ट में चली गई। तो इतने देशों के अंदर 11 देशों को ये में से होके जाती है ना। और अब इसका क्या है कि व्हाइट नाइल कहां से शुरुआत होती है, इसके ऊपर बड़ा डिबेट है। ब्लू नाइल का तो पता है भैया, ये टाना से शुरू होती है, लेक टाना में से शुरुआत होती है। व्हाइट नाइल का पता नहीं चल रहा है सही। कोई कहता है, कोई जो विक्टोरिया लेक है जो मैंने दिखाया था आपको, लेक विक्टोरिया, देखिए ये है लेक विक्टोरिया, ये है तंजानिया में, है तंजानिया और कीनिया के बॉर्डर पे लेक ये विक्टोरिया। कहते साहब ये जो यहाँ से शुरुआत हो रही है ना, ये है, पर इसकी शुरुआत देखिए एक ट्रिब्यूटरी इधर से भी आ रही है, जो कि रवांडा, बुरुंडी, इधर और नीचे से आ रही है। तो एग्जैक्ट कौन सा माने समझ नहीं आता है ना। पर ये माना गया, कुछ लोग कहते हैं साहब ये यहां से शुरुआत हो रही है, ये जो झील है, यहां देखिए ये झील का पानी इधर को जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ये नील नदी की शुरुआत हो गई। यहां तक जो है ये लेक विक्टोरिया है, इसके पीछे हमारी तरफ को लेक विक्टोरिया, आगे ये अब नील नदी यहां से आगे जा रही है, ये माना गया है। एक कुछ लोगों का ये मानना है। कुछ लोग मानते हैं कि साहब ये है नील नदी की शुरुआत, ये छोटा सा गड्ढा और ये छोटा सा पानी जो निकल रहा है, ये रवांडा और बुरुंडी से, जो मैंने आपको यहां से दिखाया, ये यहां से जो आ रहा है नीचे से पानी, उसकी शुरुआत ये है, देख रहे। दिस इज द फारदेस्ट सोर्स ऑफ नाइल रिवर, नील नदी का सबसे दूर का स्रोत ये है, ये बॉल बता रहे हैं। और ये जो है इसमें आप देख रही है कि ये व्हाइट नाइल की शुरुआत है, ठीक है। अब ये देखिए, इसकी मैं आपको दिखाता हूं कि शुरुआत, थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूं जो ये कहां से व्हाइट नाइल की शुरुआत को माना गया है। On the way to the source of the Nile, deep in the Rwandan jungle, the soldiers' pride in the source being in their country convinces me that its new discovery has reinforced Rwanda's self-awareness as a Nile state. The source is not particularly remarkable, but that is precisely what makes it so symbolic. It emphasizes how the Nile is created by thousands upon thousands of such small streams. This links Rwanda with what will soon be 500 million people in 10 countries, interlocked in a complex struggle over how the water in the river is to be exploited. So here are the humble beginnings of one of the many brooks and streams that create the river, which has lain behind the rise and fall of Egyptian dynasties, which has triggered war. यहाँ से ये नील नदी की शुरुआत देखिए, है ना। इतनी सी छोटी सी शुरुआत से इतनी बड़ी नदी बनती है, और कितनी सभ्यताएं यहाँ पे आके बनी है। तो दूसरी देख जो है, ये है लेक टाना, जो कि ब्लू नाइल है ना। यहाँ पे इस्सत फाल भी फॉल्स आते हैं, झरने भी आए। अब नदी के आगे झरने, नदी से झरने बनते हैं, नदी से झीलें बनती हैं, वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे आगे। और ये वो खार्तूम है जगह, जहां पे जो सूडान की राजधानी है, जहां पे ब्लू नाइल और ये व्हाइट नाइल आके मिलती हैं, जहां इनका संगम होता है। अब देखिए, ये व्हाइट नाइल है, ये ब्लू नाइल है, आपको पानी में फर्क दिख रहा है।
इसलिए इनका नाम सफेद नील नदी और नीली नील नदी के नाम से इनको बोला गया, क्योंकि इनका रंग ही अलग अलग है। और ये खार्तूम जगह है जहां पे ये मिलती है। ठीक है क्या? अब आपसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, 5 मिनट रह गए हमारे, कि दुनिया का कौन सा देश जिसको नदियों का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ रिवर्स, किस देश को कहा जाता है? तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। बांग्लादेश को कहा जाता है लैंड ऑफ रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे छोटी बड़ी 700 नदियां हैं करीब, है ना, करीब 700 नदियां। आप कहेंगे एकदम 700 कैसे हो सकता है, 600 कुछ, 699 तो ये लगभग है, कुछ ज्यादा भी मानते हैं कुछ कम भी मानते हैं, पर ये माना गया कि लगभग 700 नदियां इसके अंदर, इस बांग्लादेश छोटे से देश के अंदर है। और अगर सबसे ज्यादा किसी देश में नदी है तो वो बांग्लादेश नहीं है, वो है रशिया, है ना। रशिया में दुनिया की सबसे ज्यादा नदियां पाई जाती हैं। ये माना गया है, ब्रिटानिका की उसमें लिखा था, मैं पढ़ रहा था कि लगभग 1 लाख नदियां हैं, छोटी बड़ी, छोटी छोटी नदियों को भी जोड़ के उन्होंने सबको जब जोड़ा तो उन्होंने बोला कि तकरीबन, रशिया है भी तो बहुत बड़ा, देखिए कहां से कहां तक, ये यूरोप का टच हो जाता है यहाँ पे, और वहां से लेके पूरा इधर अलास्का, ये जापान, ये इलाका जाता है, नीचे मंगोलिया आ गया, ये इधर चाइना आ गया, इस पूरा इलाका रशिया का है ना। इस पूरे इलाके में करीब 1 लाख नदियां हैं। वैसे वैसे अगर आप देखेंगे तो इतने नदियां का नाम आपको मिलेगा भी नहीं, पर ब्रिटानिका बताता है कि करीब 1 लाख नदियां इस देश में है। अब हम, इससे पहले कि आज हम झील के ऊपर शुरुआत करें या ना करें, क्योंकि हमारे पास टाइम हमारा खत्म हो रहा है, तो हम खैर आज मैं सोचता हूं हम यहाँ तक रहते हैं, और अगली बार, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन आज आपके लिए काफी है, अगर आप इसको इतना भी अगर हम दिमाग में बैठा ले तो हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो कल इसके बाद से अगली बार जो हम मंगलवार को, अगले मंगलवार को मिलेंगे, तो हम देखेंगे कुछ झीलों के बारे में, और झील से कुछ तो हमने देखा झील से नदी शुरू हो रही है ना। अब हम देखेंगे कुछ नदियां जो झील में आके गिरती हैं, उन ऐसी झीलों को देखेंगे। फिर हम कुछ ऐसी चीजों को देखेंगे, झरनों को देखेंगे जो नदियां बनाती हैं, कितने तरीके के झरने होते हैं उसको हम देखेंगे। और फिर नदियों के बारे में और कुछ और जानकारियां, मजेदार जानकारियों को भी हम आगे अगली बार सेशन में शेयर करेंगे। तो उम्मीद है आज के सेशन में आपको यहाँ तक काफी समझ में आ गया होगा कि नदियां कैसी कैसी कितनी अद्भुत बातें हैं। तो हमें कभी भी छोटी शुरुआत को हल्का नहीं समझना चाहिए। अगर हम छोटा कोई भी काम हम सोचे सीधे से ही हम बड़ा काम करेंगे, मुश्किल है। अगर हम छोटे से शुरुआत करें तो आगे चल के हम उसको बड़ा भी होगा, है ना। जैसे हमने देखा भी, जैसे हम भी छोटे से पैदा होते हैं फिर बड़े होते हैं, तो उसी तरीके से नदियों से हमारे को ये भी सीखने को मिलता है। खैर अब हम आज, मेरा यहाँ तक आपके लिए, मेरी तरफ से आज यहाँ तक है, तो हम आज सेशन को यहाँ बंद करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले मंगलवार को। तब तक सबके लिए बाय बाय।